Hey everybody and what's up students, welcome back to the channel of Team Munshi. This side सरस गिरी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट। पहले वाले पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस क्या होता है, और आज हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स के टाइप कितने होते हैं और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर एक एक करके सब जानते हैं। वीडियो में बढ़ते हैं आगे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो पहली चीज आ जाओ, टाइप्स ऑफ फाइनल गुड्स। हमें ये तो पता चल गया फाइनल गुड्स होते क्या हैं, लेकिन टाइप्स कितने होते हैं ये भी देखते हैं। फाइनल गुड के भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है कंज्यूमर गुड, सेकंड होता है कैपिटल गुड। अब कंज्यूमर गुड क्या होते हैं, जैसा कि नाम में लिख रखे, जो गुड्स, जो सामान कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, खाएगा, खरीदेगा, उसे कंज्यूमर गुड कहेंगे। कंज्यूमर गुड्स रेफर्स टू द गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर्स डायरेक्टली, जो डायरेक्टली कंज्यूमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई करे। जैसे तुम्हें प्यास लग रही है, पानी की बोतल खरीद ली, बिस्लरी खरीद लिया, किनले खरीद लिया, ये क्या हुए तुम्हारे लिए कंज्यूमर गुड हुए। भूख लग रही है, समोसा खरीद लिया, कचौड़ियां खरीद ली, तो ये क्या हो गए तुम्हारे लिए कंज्यूमर गुड हो गए। दीज आर रेडी टू यूज गुड्स, ये रेडी टू यूज गुड्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम मैदा लाए और मैदे से फिर समोसा बना के खा रहे हैं, ये ऑलरेडी समोसा बना हुआ मिलेगा हमें, ये फाइनल गुड है क्योंकि सो दीज आर रेडी टू यूज गुड्स दैट इज अ कंज्यूमर कैन डायरेक्टली यूज एंड कंज्यूम दीज प्रोडक्ट्स। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। एग्जाम्पल के लिए क्या है, ब्रेड है, बटर है, शर्ट्स है, पेन्स है, टेलीविजन, फर्नीचर, ये सब क्या है हम डायरेक्टली यूज करते हैं। इनसे कोई और सामान बनाते हैं फिर यूज करते हैं, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली हम इसे कंज्यूम कर देते हैं। डेट्स वाई इट इज कंज्यूमर गुड्स। और कंज्यूमर गुड्स के भी टाइप होते हैं। चार टाइप के होते हैं कंज्यूमर गुड। पेन का कलर करते हैं चेंज और देखते हैं ये टाइप्स हैं क्या। सबसे पहला है ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं जी, इट रेफर्स टू दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, जिसको बार बार यूज करा जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि हमने यूज करा और अभी खत्म हो गया या खराब हो गया, उसे बार बार यूज करा जा सकता है। एग्जाम्पल, टेलीविजन लंबे समय तक चलते हैं। अब यहाँ पे को मैंने बोला है ना ओवर अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन का मतलब है एक साल से ज्यादा चलना चाहिए प्रोडक्टिव। एक साल से एक दिन भी ज्यादा चल गया और ड्यूरेबल गुड है। तुम्हारा मोबाइल फोन हो गया, ये पेन हो गई जो मैं यूज कर रहा हूँ, उसके साथ लैपटॉप्स हो गए, ये सब क्या है ड्यूरेबल गुड्स हैं, एक साल से लंबे समय तक जो चले। टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर्स, कार्स हो गई, कार लंबे समय तक चलती है, मोटरसाइकिल्स हो गई, एक्सेट्रा। तो ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मतलब जिनको लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं, यानी सिर्फ एक साल तक के लिए, एक साल के बाद इन्हें चेंज करना पड़ेगा या ये खराब हो जाएंगे। एग्जाम्पल दू तो क्लोथ्स होते हैं। क्लोथ्स जनरली देखा जाए एक साल से थोड़ा ज्यादा भी चल सकते हैं, लेकिन जनरली देखा जाए एक साल से कम ही चलते हैं। वहीं पे को शूज हो गए, शूज एक साल के बाद चेंज कराने पड़ सकते हैं, जनरली की बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे गुड्स जो एक साल तक यूज होते हैं खाली। यहाँ पे को कैप्स है, यहाँ पे को शर्ट्स हैं, स्वेटर है, यहाँ पे को जीन्स है, ये सब सेमी ड्यूरेबल गुड्स हैं। और ड्यूरेबल गुड्स में यहाँ पे को कार आ गई, लंबे समय तक यूज करोगे। उसके बाद है तीसरा नॉन ड्यूरेबल गुड। नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो एक ही बार यूज करके खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ पेट्रोल का। पेट्रोल जब तुम डालते हो ना, जब यूज करोगे वो बचे थोड़ी रहते हैं, कम होते रहते हैं। और जो पेट्रोल उड़ गया है, जो पेट्रोल ऑलरेडी यूज हो गया, उसे वापस नहीं ला सकते हो तुम, एक ही बार यूज होता है वो। वहीं पे को मैं एग्जांपल दूं, एप्पल खा रहे हो तुम, एप्पल की एक बाइट ली, दो बाइट ली, पूरा एप्पल खत्म कर दिया, वो एप्पल वापस आ सकता है क्या जो तुमने खाया। दूसरा खरीद के तो ला सकते हो, लेकिन खाया हुआ एप्पल वापस आ सकता है क्या, वो तो एक ही बार में समाप्त हो गया तुम्हारे कहने। सो गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस। एक बार से ज्यादा इसे यूज नहीं कर सकते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं एक एक्ट के बाद। जैसे एप्पल है, एप्पल को आधा खाया, अब वो फ्रेश एप्पल रहेगा क्या, पहले तो मैं कह सकता हूँ फ्रेश एप्पल है ये, अब मैंने खा लिया, अब ये फ्रेश एप्पल नहीं है, ये खराब हो गया है, मैंने खा दिया है। क्योंकि तो एक एक्ट ऑफ कंजम्पशन के बाद ही अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, इन्हें नॉन ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। और लास्ट है सर्विसेज। सर्विसेज तो तुम पढ़ते हुए आए हो क्लास 11 से, क्या होती हैं सर्विसेज, मतलब इनटेंजेबल नॉन मेटीरियल गुड्स, जिसे हम देखा नहीं जा सकता ऐसे गुड्स, लेकिन उसे फील कर सकते हैं। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ अभी, तुम देख सकते हो क्या पढ़ाई ऐसे घूम घूम के तुम्हारे कानों में जा रही है, नहीं देख सकते ना, लेकिन फिर भी तुम सीख रहे हो मुझसे, सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं मैं तुम्हें। वैसे एक डॉक्टर हो गया,
डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करते हो, चेकअप देख सकते हो क्या तुम कैसे कर रहे हो वो चेकअप? अरे यहाँ से उड़ के चेकअप आ रहा है और ऐसे अंदर जा रहे हैं, नहीं ना। तो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो उसे सर्विस कहेंगे। सर्विस रेफर्स टू नॉन मेटीरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। नॉन मेटीरियल गुड होता है यानी इसे हम देख नहीं सकते हैं, इसको सिर्फ फील कर सकते हैं, मेटीरियल फॉर्म में नहीं होता है ये। और है दे आर इंटेंजिबल एक्टिविटीज। इंटेंजिबल एक्टिविटीज होती हैं डेट इज can neither be seen nor touched. For example, services of teacher, डॉक्टर, बैंक्स एक्सेट्रा। यहाँ पे को तुम्हारे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड खत्म होते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अब हम बात करते हैं कैपिटल गुड के बारे में। कैपिटल गुड क्या होता है? कैपिटल गुड आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये ऐसे गुड होते हैं जो दूसरे सर्विसेज को बनाने में, दूसरे गुड्स को बनाने में मदद करते हैं। सर ये तो इंटरमीडिएट गुड जैसा साउंड कर रहा है, रुको जरा बताते हैं डिफरेंस क्या है इसमें। सबसे पहले एग्जांपल देखो। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, ये सारी कैपिटल गुड के अंदर आते हैं। अब मैं बताता हूँ इसके बीच का डिफरेंस क्या रहता है इंटरमीडिएट गुड और कैपिटल गुड के बीच का। इंटरमीडिएट गुड में क्या होता है ना, जिस गुड की हम हेल्प लेते हैं दूसरा सामान बनाने में, उस गुड को हम यूज करते हैं, उसका पार्ट यूज करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं समोसा बनाने मैदे से, तो मैदे को हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा यूज करते रहेंगे, मैदा खत्म हो जाएगा ना। ऐसे मैदे का कुछ पार्ट ले रहे हैं समोसा बनाने के लिए, लेकिन वहीं पे को हमने एक मशीन इंस्टॉल कर दी जहां से मैदा डाल रहे हैं हम और समोसा निकल रहा है। तो मशीनरी से कोई पार्ट यूज हो रहा है क्या, कोई हिस्सा यूज हो रहा है उसका समोसा बनाने में? नहीं हो रहा है, वो तब कैपिटल गुड हो गया। इंटरमीडिएट गुड को जब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाने में यूज करते हैं वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है। लेकिन अगर मैं सेम बात करूं कैपिटल गुड की, कैपिटल गुड अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, ये जैसे का तैसा रहेगा, ये बस दूसरा गुड बनाने में मदद करेगा। दीज गुड्स रिक्वायर रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज दे डेप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक और खास बात होती है कैपिटल गुड की, डेप्रिशिएट होते हैं टाइम के साथ साथ, यानी ये फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स जो दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में मदद करें वो हमारे कैपिटल गुड है, और इनमें डेप्रिशिएशन लगता है, इसीलिए इसमें बार बार रिपेयर्स की जरूरत पड़ती है और लंबे समय यूज करने के बाद रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है। कैपिटल गुड भी सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। अब देखो ग्रॉस नेट तो समझेंगे हम, लेकिन उससे पहले जानते हैं इन्वेस्टमेंट भला क्या है। इन्वेस्टमेंट होती है, हम कह तो देते हैं यार ये पैसे हैं, इन्वेस्ट करो ज्यादा पैसा आएगा, लेकिन कहाँ करोगे इन्वेस्ट? इन्वेस्टमेंट होती क्या है ये जानते हैं। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, इसमें कर लो अंडरलाइन क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। अब देखो सिंपल भाषा में मैं समझाऊं तुम्हें, एक बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट क्या होगी? फिक्स्ड एसेट को खरीदना एक इन्वेस्टमेंट है। मशीनरी खरीदा हूं इन्वेस्टमेंट है मेरे लिए, लैंड खरीदी इन्वेस्टमेंट है, बिल्डिंग खरीदी इन्वेस्टमेंट है। वैसे ही इकोनॉमिक्स में देश के लिए कोई फिक्स्ड एसेट खरीदोगे वो इन्वेस्टमेंट है। एग्जांपल अगर मैं बताऊं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, ये तो बिजनेस के सेंस से है। लेकिन अगर वहीं पे कोई रोड्स बन रही हैं, डैम्स बन रही हैं, वो क्या है, पूरे पब्लिक को मदद करेंगी, वो पूरे पब्लिक के वेलफेयर का ध्यान रखेगी, तो ये हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया इकोनॉमिक्स के टर्म्स में। और कैपिटल फॉर्मेशन जैसा कि यहाँ पे को लिखा है, रेफर्स टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक। कैपिटल स्टॉक होता है ऐसा सामान, ऐसे एसेट, स्टॉक का मतलब होता है एसेट, तो ऐसे एसेट जो बार बार हम बनाते नहीं है, एक ही बार बनते हैं बहुत लंबे समय में, तब कैपिटल कहते हैं इसे। तो इन्वेस्टमेंट तो हमने यहाँ पे कुछ समझ ली है। इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स में, कैपिटल एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट में जब हम इन्वेस्ट करें उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे। लेकिन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुई? अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल, वही फिक्स्ड एसेट को खरीदना, ऐड करना फिक्स्ड कैपिटल को इकोनॉमी में, बिफोर मेकिंग अलाउंसेस फॉर डेप्रिसिएशन। लेकिन डेप्रिसिएशन से पहले, अगर मैं कहूं मैंने 10 लाख की मशीनरी खरीदी और 5 साल के बाद वो 10 लाख की मशीनरी की वैल्यू हो रही है 5 लाख डेप्रिसिएशन लग के, तो जब ये 5 लाख में मैं बाकी 5 लाख यानी जो डेप्रिसिएशन का पैसा है जिससे कम हो गई है इसकी वैल्यू वो भी जोड़ दूं, तो तब हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बनता है। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, 10 लाख की मशीनरी है, 10 लाख की मशीनरी 5 ईयर्स के बाद तुम्हारी हो रही है 5 लाख की, 5 लाख की उसकी वैल्यू हो गई है, तो करंट वैल्यू 5 लाख है। तो इन्वेस्टमेंट तुम क्या कहोगे, 5 लाख की अभी फिलहाल के लिए। लेकिन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी है? जो डेप्रिसिएशन का पैसा गया है, कितना माइनस कर रखा है हमने यहाँ डेप्रिसिएशन, 5 लाख का डेप्रिसिएशन लगा है, 5 लाख माइनस हो रखा है। तो ये 5 लाख को जब हम इसमें जोड़ दें, यानी ये टोटल 10 लाख होगा। सो करेंट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट और कैपिटल स्टॉक प्लस डेप्रिसिएशन इज नोन एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और नेट इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? नाम में नेट है, देखो नेट इन्वेस्टमेंट में हम माइनस करते हैं, नेट का मतलब ही माइनस होता है, खर्चे जितने हैं माइनस कर दो।
नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू, जितना पैसा हमने कमाया माइनस एक्सपेंसेस, उसमें से जितने एक्सपेंसेस हम माइनस करते तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाता था। वैसे ही जो हमारी वैल्यू है, 10 लाख की मशीनरी की वैल्यू है, उसमें से जब 5 लाख डेप्रीशिएशन का माइनस कर दें तो उसके बाद जो करंट वैल्यू आएगी हमारे पास वो हमारा नेट इन्वेस्टमेंट होगा। नेट इन्वेस्टमेंट ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा सिंपल था, समझ गए ना। अब मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दे रखा हो नेट दिए ग्रॉस निकालो, ग्रॉस दिए नेट निकालो, कैसे निकालोगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया और तुमसे कहेगा कि नेट इन्वेस्टमेंट निकाल के दिखाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, ऐसा कहेगा क्वेश्चन, तो चैलेंज को टक्कर कैसे दोगे ये देखो। पहले आते हैं डेप्रीशिएशन में, फिर टक्कर देना सिखाते हैं। डेप्रीशिएशन रेफर्स टू अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, 11th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू में कोई गिरावट हो अगर, इसके कारण नॉर्मल वियर एंड टीयर, मामूली टूट फूट, जब हम उसे यूज करेंगे कुछ टूट फूट तो होगी। एक नई सी बाइक ली है तुमने, मोटरसाइकिल ली है, चलाओगे उसे, थोड़ी टायर घिसेंगे, थोड़ा इंजन पुराना होगा, बाद में थोड़ी टूट फूट होंगी, तो उसे नॉर्मल वियर एंड टीयर कहेंगे। पैसेज ऑफ टाइम, जैसा बोला ना, टाइम के साथ साथ पुराना हो जाएगा वो, धूल जम जाएगी उसमें, इंजन पुराना हो जाएगा। अगर अच्छे से केयर करके भी रखते, थोड़ी टूट फूट तो होगी, तो टाइम के साथ साथ भी उसकी वैल्यू कम होगी। और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। तुमने जो मोबाइल फोन खरीदा है, मान लो आज की डेट में, या 5 साल पहले जो तुमने आईफोन 13 प्रो मैक्स खरीदा था, अब उसकी वैल्यू कम हो गई है ना, क्योंकि मार्केट में अब 16 प्रो मैक्स आ गया है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे पुरानी होते जाएगी उसकी वैल्यू भी गिरते जाएगी, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन 3 कारणों की वजह से होता है, मामूली टूट फूट, टाइम के साथ, और चेंज इन टेक्नोलॉजी से। लेकिन हम डेप्रिसिएशन क्यों पढ़ रहे हैं सर? द कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टू डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस वैल्यू यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट वैल्यू यानी नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इज इंक्लूसिव टू डेप्रिसिएशन, यानी ग्रॉस में डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ रहता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। और नेट एक्सक्लूड इट, यानी नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन माइनस रहता है। अब क्वेश्चन में तुमसे पूछ रखा है, तुम्हें मैं नेट इन्वेस्टमेंट देता हूं, हिम्मत है तो निकाल के दिखाओ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, तो तुम क्या करोगे? अगर नेट को ग्रॉस में कन्वर्ट करना है, पेन का कलर करते हैं यहाँ पे को चेंज, रेड कलर, अगर नेट को ग्रॉस में तुम्हें चेंज करना है, इधर को एरो जा रहे हैं नहीं, तो क्या करोगे तुम? प्लस डेप्रिसिएशन करोगे। जब डेप्रिसिएशन प्लस कर दोगे नेट इन्वेस्टमेंट में, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल जाएगी। और वैसे ही अब क्वेश्चन दोबारा चैलेंज कर रहा है, ग्रॉस देता हूं इस बार में, नेट निकाल के दिखा, अब कैसे करेगा? तो तुम क्या कहोगे? हमने पढ़ा है टीम मुंशी से, हम ऐसे निकालेंगे, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन को कर देंगे ऐड, और सॉरी माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, और हमारा निकल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट। वैसे यहां से एक फॉर्मूला भी जनरेट हो गया ऐसे ही, ग्रॉस वैल्यू यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन। क्या यही हो रखा है? देखो, नेट में अगर हम प्लस कर दें डेप्रिसिएशन, हमारा ग्रॉस निकल जाएगा, बिल्कुल सही। और ये नेशनल इनकम निकालने में काम आएगा, ये तुम लेते हुए चलो। अभी आगे बढ़ते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है सर? अब मैंने तुमसे जैसा कहा, जहां नेट आ गया इसका मतलब समझो कुछ माइनस होने वाला है। माइनस क्या हो रहा है ये देखते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब सब्सिडीज को माइनस कर दें उसे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज क्या है सर, बताते हैं। सबसे पहले तुम एक मोटा मोटी समझो, जो जीएसटी है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है तुम्हारा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसको पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। इनडायरेक्ट टैक्सेस refers to those taxes which are imposed by the government on production and sale of goods and services। गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जब भी तुम सामान खरीदते हो, किसी भी दुकान से, किसी मॉल से खरीदो, यहाँ तक कि तुम कहीं मल्टी बिलियनियर कंपनी से डायरेक्ट सामान भी खरीदो, इंडिया में अगर खरीदा है जीएसटी लगेगा ही लगेगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्योंकि सामान मैन्युफैक्चर हुआ है, कोई सर्विस अगर प्रोड्यूस हो रखी है और तुम्हें बेची या खरीदी गई है, बेचने और खरीदने पे जीएसटी लगता है हमारा, और उसे ही हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो सामान की बेच या खरीद पे लगा होता है। और सब्सिडीज क्या होती हैं सर? सब्सिडीज आर द फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोड्यूसर टू फुलफिल इट्स सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस ले तो रही है, पैसा ले तो रही है, अपने मौज करने के लिए ले रही है क्या? देश के भले के लिए ले रही है। तो जो टैक्स लेगी ना, वो खर्चे कैसे करेगी पता है? वो फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराएगी प्रोड्यूसर्स को। प्रोड्यूसर्स यानी जो सामान बनाते हैं। इससे क्या होगा? प्रोड्यूसर को अगर सब्सिडी मिल गई, वो सामान सस्ते में बना पाएंगे। जो फाइनल कंज्यूमर है उसको कम पैसा पे करना पड़ेगा वो सामान खरीदने के लिए। सब्सिडी का खेल ये है। और ऐसा करती क्यों है गवर्नमेंट?
उसको क्या मिल जाएगा भाई, लोग सस्ता सामान खरीदेंगे तो उनके पैसे बच रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये मोटिव होता है सोशल वेलफेयर का। गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है सोशल वेलफेयर के लिए ही गवर्नमेंट बनी होती है, देश के लोगों की मदद करे, एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा होता है देश की तरक्की कराए। तीसरा होता है जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीजें बढ़ाए। तो एक सोशल वेलफेयर उसका ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा करने के लिए सब्सिडी देती है। और जब इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज माइनस कर दी जाए उसे हम कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो कोई सामान तुम्हारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 10 रुपए का बना है, तुम बिजनेसमैन हो, ठीक, 10 रुपए का तुमने सामान बनाया है। गवर्नमेंट ने क्या करा, 3 रुपए उसमें तुम्हारा टैक्स लगा दिया। तो तुमने क्या करा, टैक्स लगाया, मेरे को प्रॉफिट भी तो करना ही होगा, 2 रुपए एक्स्ट्रा करके हम इसे कंज्यूमर को बेच देंगे 15 रुपए का। ये किसका है, ये है कंज्यूमर का, ये है जी आपका टैक्स का। और ये है आपका फाइनल गुड का प्राइस। फाइनल गुड अब तुम्हें पता चल गया होगा जो डायरेक्ट बेचने के लिए बनता है। तो इसमें जो टैक्स है ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ऊपर से जो कंज्यूमर पे कर रहा है 15 रुपए कर रहा है, बाप रे इतनी ज्यादा। तो गवर्नमेंट ने कहा मैं क्या करता हूँ देख, 10 रुपए का तूने प्रोडक्ट बनाया, 3 रुपए अगर उसमें टैक्स लग रहा था, तो मैं क्या करता हूँ तेरे को 2 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड करा देता हूँ। तो तेरा जो 10 रुपया लग रहा था अब 8 ही रुपए लगेगा, क्योंकि 2 रुपए तो मैं पे कर दे रहा हूँ। तो ये 1 रुपया हट जाएगा, ये 8 ही रुपए बन रहे हैं। तो कितने टोटल हो गए, ये 11 रुपए हो गए। अब इसने कहा प्रॉफिट अभी भी बनाने हैं, 11 रुपए में 2 ही रुपए जोड़ता हूँ इस बार भी मैं, तो 2 रुपए जोड़ के ये तुम्हारा हो रहा है 13 रुपए। अब जो कंज्यूमर को पहले 15 रुपए देने पड़े थे, अब 13 रुपए ही देने पड़ रहे हैं। सिंपल है ये चीज। तो अगर तुम ध्यान दो, हमने यही चीज करी है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वाली। जो ये 2 रुपए हैं ये तो उसने अपनी तरफ से जोड़े प्रॉफिट के लिए, लेकिन जो ये 3 रुपए हैं ये किसके हैं, टैक्स के हैं। ये हो गया तुम्हारा टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। और हमने क्या करा, सब्सिडी माइनस कर दी इसमें। गवर्नमेंट ने कहा मैं 2 रुपए सब्सिडी दे रही हूँ तेरे को, तो 10 रुपए में से 2 रुपए माइनस करके 8 लिखा हमने, तो सब्सिडी माइनस कर दी। तो ऐसे कर सकते हैं, या तो माइनस कर दिया कहीं और प्लस कर दिया कहीं और, नहीं तो सीधे जो 3 रुपए हैं इसमें 2 रुपए माइनस करके 1 लिख दो, तब भी आंसर सेम ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, तुम और अच्छे से समझोगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। उससे पहले फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस जानते हैं, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ताकि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस निकाल पाए नेशनल इनकम में। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है सर, नाम में फैक्टर है, फैक्टर यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट मतलब खर्चा। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो खर्चा करते हैं हम, जो पैसा भरते हैं, उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। इट रेफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में वो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना, उसके बदले जो उन्हें पे करा जाता है, पैसा दिया जाता है, उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट का एग्जाम्पल क्या हुआ, रेंट। मैं लिख देता हूं यहाँ पे को रेंट। उसके साथ साथ हम वेजेस देते हैं, उसके साथ साथ इंटरेस्ट। अरे तुम्हें भी आता है क्या, ये तुम्हें कैसे पता ऑलरेडी, अच्छा लगता है पहले पढ़ रखे टीम मुझे से, ठीक। इंटरेस्ट, उसके बाद हम देते हैं प्रॉफिट, ठीक। तो ये हो गए हमारे फैक्टर कॉस्ट, जो जो हम ये पे करेंगे दूसरे आदमी को, ये फैक्टर कॉस्ट हो गई। और अगर रिसीव कर रहे होंगे तो फैक्टर इनकम हो गई, तभी हमारे लिए। देखो पर्सपेक्टिव का खेल है, चीज सेम रहती है, पर्सपेक्टिव के उससे नाम चेंज हो जाते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट मतलब जो पे कर रहे हैं। और मार्केट प्राइस क्या हुई सर, मार्केट प्राइस मतलब एक्चुअल प्राइस जिसमें प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है। जैसे पिछले वाले एग्जांपल लेते हैं, उसने 10 रुपए का मैन्युफैक्चर करा टोटल। पेन का कलर करते हैं चेंज, रेड। उसने 10 रुपए का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा, यानी ये फैक्टर कॉस्ट है उसकी। जितना भी खर्चा आ रहे हो 10 रुपए का आ रहा है, उसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट सब्सिडी 2 रुपए की प्रोवाइड करा रही है और टैक्स 3 रुपए का ले रही है। तो हम क्या करेंगे, 3 रुपए में से 2 रुपए माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है 1 रुपया, क्योंकि ये हमारा टैक्स है, ये सब्सिडी है। हम ऐसा ही तो करते हैं, टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देते हैं ताकि टोटल पैसा निकल पाए कितने का बिकेगा वो मार्केट में। 1 रुपए जो तुम्हारा ये आ रहा है, 1 रुपए को तुम यहाँ पे को जोड़ दोगे, ठीक, क्योंकि टैक्स से लग रहा है, टैक्स से और महंगा हो जाएगा। 3 - 2 करा 1, 1 क्या है, अभी भी टैक्स है, टैक्स को जोड़ दिया 1 रुपया। उसके साथ साथ इसने का प्रॉफिट भी निकालना है मेरे को, ये तो फैक्टर कॉस्ट हो गई, ये हो गया तुम्हारा टैक्स, सब्सिडी हमने माइनस कर दिया, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया ये। उसके साथ साथ मैं प्रॉफिट भी करूंगा, थोड़ा 2 रुपए बढ़ा के बेचता हूँ, तो ये 13 रुपए का हो गया। सो ये जो 13 रुपए हैं टोटल, इसे हम कहते हैं मार्केट प्राइस, जिसमें एक्चुअली सोल्ड होगा प्रोडक्ट कंज्यूमर को। और वहीं मैं बात करूं जो ये 10 रुपए हैं, ये 10 रुपए क्या है, फैक्टर कॉस्ट है ये जी, क्योंकि सामान बनाने में मदद किसकी ली होगी, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, इन्हीं की तो मदद ली होगी प्रोडक्शन करने में। और प्रोडक्शन करेंगे, पैसा पे करेंगे उन्हें, खर्चा जो होगा, जो है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तभी तो ये 10 रुपए आ रखा है। तो ये फैक्टर कॉस्ट होते हैं, मार्केट प्राइस होते हैं, समझ गए होगे। अब देखो बताते हैं एक और तगड़ी सी चीज,
मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने क्या करोगे, माइनस एनआईटी। एनआईटी होते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को एनआईटी भी कहते हैं, और फैक्टर कॉस्ट को एफसी भी कहते हैं, मार्केट प्राइस को एमपी भी कहते हैं। ठीक, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दो, और अगर फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दो। लेकिन ऐसा क्यों सर, मार्केट प्राइस क्या होता है, एक्चुअल प्राइस जितने में सोल्ड हो रहे हैं। तो एक्चुअल प्राइस में हम क्या करते हैं, ये भी जोड़ते हैं फैक्टर कॉस्ट, हम ये चीजें भी जोड़ते हैं, टैक्स कितना है, उसके साथ साथ सब्सिडी कितनी प्रोवाइड कराई है माइनस करते हैं, तभी तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकला। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमने प्लस करा है, तब जाके मार्केट प्राइस निकला है। अब वहीं पे को मैं ये माइनस कर दूं, ये माइनस कर दूं, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल जाएगा। फैक्टर कॉस्ट मतलब टोटल खर्चा कितना आया सामान को बनाने में, जो आ रखा था 10 रुपए। प्रॉफिट तो तब काउंट ही नहीं होगा क्योंकि पीछे को जा रहे होंगे, तो ये 2 रुपए उस समय भूल जाना। ये मत कहना कि सर प्रॉफिट कब करेंगे माइनस, ये 2 रुपए पीछे को जा रहे हैं तो भूल जाएंगे अभी कि हमने प्रॉफिट का भी जोड़ा था। समझ रहे हो, तो मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट का खेल होते हैं यहाँ समाप्त। उसके साथ साथ आते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बहुत सिंपल है, ज्यादा टाइम भी नहीं लेंगे इसमें। जो पैसा तुम्हें एब्रॉड से मिला है, जो पैसा तुम्हें बाहर से मिला है और जो पैसा तुमने बाहर को भेजा है, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहते हैं। नेट मैंने तुम्हें पहले भी बताया, नेट का मतलब होता है माइनस। तो माइनस जब हम कर देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड निकल जाएगा। देखो, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड, जो पैसा रिसीव करेंगे फॉरेन साइड से। तुम्हारा एक दोस्त है दुबई रहता है, तुम्हें आईफोन भेजा, आईफोन की तो वैल्यू होगी ना कुछ, तो वो 1 लाख रुपए तुम्हारे लिए क्या हुई, फैक्टर इनकम हुई। नेट फैक्टर नहीं, फैक्टर इनकम हुई फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जितनी भी दुनिया है वहां से तुम्हें कोई चीज आ रखी है, उन सब की इनकम पहले लेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब क्या हुआ, तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें आईफोन भेजा, तो तुमने क्या करा, उसे सोन पापड़ी या गुजिया भेजी। अब वो सोन पापड़ी गुजिया में 10 रुपए तुम्हारे लगे मान लो भेजने में, और उसने आईफोन भेजा तुम्हें 50 रुपए का। तो ये 50 रुपए जो तुम्हारी इनकम होगी, पैसा आ रखा है, उसमें से माइनस करोगे कितना पैसा बाहर को भेजा है, तुम्हारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड 40 रुपए निकल जाएगी। एनएफआईए भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, बहुत प्यारे नाम से जाना जाता है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो एनएफआईए क्या होता है, जैसे यहाँ पे को फॉर्मूले में भी लिखा है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू एब्रॉड। और डोमेस्टिक और नेशनल का खेल यही आता है। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक इनकम, और नेशनल मतलब नेशनल इनकम। ओ, तो जब हम नेशनल इनकम निकाल रहे हो, नेशनल मतलब बाकी कंट्रियों को भी इन्वॉल्व कर दो हमारी तरफ, जहां से पैसा आ रखे दूसरे देशों से, उसको भी जोड़ना पड़ेगा। तो जब हम उल्टा लिख दिया है, ये यहाँ पे को करेंगे माइनस और यहाँ पे को करेंगे प्लस। जब हमें डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना हो, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम बनाना हो, एनएफआईए प्लस कर देंगे, क्योंकि ये नेशन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर एनएफआईए क्या होता है, पैसा कितना अब्रॉड से आया है हमारे पास, तो अब्रॉड से जितना पैसा आया प्लस कर देंगे तो नेशनल इनकम बन गई। और अगर माइनस कर दिया एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम बन गई। डोमेस्टिक इनकम मतलब कितना पैसा सिर्फ हमने देश के अंदर कमाया है। तो बाहरी पैसा जब हम पूरा माइनस कर दें तो देश का पैसा निकल जाएगा, और बाहरी पैसे को भी जब हम जोड़ते हैं अपने देश के पैसे में, जितना डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमा रखे हैं लोगों ने, उसे नेशनल इनकम कहेंगे। और आज की वीडियो होती है समाप्त यहीं पे को, बहुत सिंपल सी चीज थी। इसके बाद हम नेशनल इनकम करने लग जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। तुम्हें बस ये याद रखना है, डोमेस्टिक को नेशनल में करना है तो कैसे करेंगे कन्वर्ट, और उल्टा भी कैसे करेंगे, वाइस वर्सा। सेम फॉर मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, और सेम फॉर तुम्हारा ग्रॉस और नेट में। अगर तुमने ये सीख लिया, तुम्हारी 80% नेशनल इनकम डन है, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ फॉर्मूले होते हैं वो कराने पड़ेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर देना।